वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है छूना है आसमां। छूना है आसमां, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां उभरते हुए प्रतिभाशाली सितारे अपनी चाहतों, हसरतों और ख्वाहिशों को आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनके लिए चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा। हम वो दरिया हैं जिसमें हुनर बहुत है, हम वो दरिया हैं जिसमें हुनर बहुत है, जिस तरफ रुख करते हैं रास्ता बना देते हैं। जी हां, ऐसे ही हौसले और जज्बे के साथ एक हुनरमंद, बेहद ही प्रतिभाशाली म्यूजिक डायरेक्टर कम सिंगर निकल पड़े हैं आसमां छूने की राह पर। हम बात कर रहे हैं मिथुन शर्मा जी की। मिथुन, जिन्होंने जहर फिल्म की बात करें या फिर कलयुग, पस एक पल, लम्हा, अनवर, मर्डर 2, जिसमें अपने म्यूजिक और सिंगिंग टैलेंट के दम पर न सिर्फ आपको दीवाना बनाया बल्कि उनके गानों पर सबको मदहोश कर दिया। मिथुन, स्वागत है आपका छूना है आसमां। धन्यवाद। पहले बात करते हैं आपके बचपन से। विरासत के तौर पर संगीत मिला है आपको जी, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जो दादाजी पंडित राम प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने संगीत की नींव हमारे खानदान में उन्होंने लगाई, और उनके बाद मेरे पिताजी नरेश शर्मा जी, जो बहुत कामयाब कंपोजर और अरेंजर रहे। 40 साल उनका करियर रहा। तो ऐसे माहौल में मैं बड़ा हुआ हूं, और तो ये तो बचपन में ही तय कर लिया था कि मैं संगीत में ही कुछ करना चाहूंगा। 11 साल की उम्र में मैंने संगीत सीखना शुरू किया, और मैं संगीत की तालीम ले ही रहा था, और करीबन 16-17 साल का था जब मैंने फैसला किया कि मैं जो है एक बॉलीवुड कंपोजर बनना चाहता। खुदा की तरफ से एक नेमती थी कि मैं 19 साल का ही था जब मैंने पहली फिल्म मैंने की जहर जी। और उसके बाद से लेके, जैसे आपने आप कहा कि जिस्म 2 तक, फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर रुकना ही नहीं हुआ मुझे। जब घर पे इतने टैलेंटेड लोग हों जी, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन खुद ही आ जाती है जी। अपनी संगीत की शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। शिक्षा कहाँ से? सबसे पहले जो एक श्रीमान राजीव शाह है, जिन्होंने मैं जब स्कूल में था, जब मैं 11 साल की उम्र का था, उस वक्त उन्होंने मुझे जो कीबोर्ड जो मैं बजाता हूँ, जो मेरा शास्त्र है, जो अब मेरा मेन हथियार है मैं कह सकता हूँ, उन्होंने मुझे उससे वाकिफ कराया। बचपन में छोटी सी उम्र में कैसे उसके बेसिक्स वगैरह क्या होते हैं। उसके बाद जाकर एक वक्त के बाद मैं पियानो पर ग्रेजुएट हुआ, और पियानो में श्रीमान टोनी पिंटो साहब है, जो हिंदुस्तान के बहुत ही उम्दा पियानो वादक है, उनसे मैंने तालीम ली। और हिंदुस्तानी संगीत का भी के जो नियम है, उस्ताद नसीर कादरी साहब है, उन्होंने मुझे बताया कि कैसा होता है। लेकिन इन सब चीजों के दौरान मेरे जो फादर है, वो एक साइलेंट टीचर की तरह थे। उन्होंने कभी ऐसे बैठकर मुझे क्लास की तरह सिखाया नहीं, लेकिन अपने जीवन से, अपने संगीत से और अपने सुपरविजन से मुझे बहुत कुछ सिखाया। कोई गाना है जो अभी भी याद हो? मेरे पापा की फिल्म थी, फतेह नाम था जिसका, संजय दत्त जिसमें थे, उनकी कमबैक फिल्म थी। उस वक्त मैं लगभग 4-5 साल का रहा होऊंगा। उसमें एक गाना था जो कहता है कि तुम जो बने हमदर्द हमारे, लगने लगे है दर्द भी प्यारे। तो उसकी तर्ज मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, और वो कुछ ऐसी है, तुम जो बने हमदर्द हमारे, लगने लगे है दर्द भी प्यारे, तुमने कबूल किया मेरे दिल को, तुमने कबूल किया मेरे दिल को, दिल पर है एहसान तुम्हारे। पहले बड़े असाइनमेंट के बारे में कुछ बताना चाहें? देखिए, मेरा पहला बड़ा असाइनमेंट, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पापा जो है वो अरेंजर रह चुके हैं। तो एक दिन उनको मुकेश भट्ट साहब का फोन आया था, और उन्होंने पापा से कहा था कि एक धुन है उनके पास जो सरहद पार से आई है, पाकिस्तान से आई है। पापा ने मुझे बताया कि वो वहां पर गए थे, और वहां पर वो मिले मुकेश जी से, और मुकेश जी ने उनको डायरेक्टर से मिला, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर मोहित सूरी से मिलाया, और एक गायक थे वहां पर जिनका नाम था आतिफ असलम, उनसे मिलाया जी, और भी सारे जो लोग थे, मोहित कैस्टन वगैरह। तो पापा ने उनसे कहा कि देखिए, आपकी जो पूरी टीम है वो सब यंग लड़कों की है, तो मैं थोड़ा इनमें सीनियर फील कर रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जाता हूं, मेरे बेटे को भेज देता, वो मुझसे अच्छा ये काम कर लेगा। और मुझसे पहले उनको मुझ पर कॉन्फिडेंस था कि मैं वो कर पाऊंगा, और मैं कॉलेज में ही था। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ तुम मुकेश जी से मिल लो, उनको कुछ काम है तुमसे। तो मैं चला गया, और हम सब जानते हैं मुकेश भट्ट साहब बहुत एनकरेजिंग है नए लोगों को लेकर।
तो बहुत एक्साइटेड हुए वो। उन्होंने कहा मिथुन बस तुम ये तर्ज है। आतिफ असलम ने एक गिटार पर मुझे वो तर्ज सुनाई और फिर मैंने मोहित सूरी से ब्रीफ लिया कि वो गाना कैसा करना चाहते हैं, फिल्म की सिचुएशन क्या है, और बस फिर उस धुन को जो है मैंने अपनी अंदाज में पेश किया। उसको पूरी प्रोग्रामिंग मैंने खुद की और बस हमने गाना सुना और सबको बहुत पसंद आया। वो सबसे पहले तो मुकेश जी बहुत सरप्राइज हुए क्योंकि अभी भी वो कहते हैं कि उनको मैंने शॉक कर दिया था उस टाइम पर। शुरुआत में कहीं रिस्क नहीं लगा, क्योंकि आप इतने टैलेंटेड हैं, फैमिली से विरासत में म्यूजिक मिला हुआ है, रिस्क नहीं लगा कहीं कि रिक्रिएट करना खुद की तर्ज होती तो ज्यादा अच्छा होता? ये अपनी अच्छी बहुत बात निकाली। इस वक्त मेरे जहन में ये चला भी था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि जैसे मैंने आपसे कहा संगीत है उसको रोकना क्यों। और मैंने मुकेश भट्ट साहब से बात भी की थी इस बारे में। मैंने उनसे कहा था कि मैं जो है खुद एक कंपोजर हूं जी। तो उन्होंने कहा था कि मिथुन मैं बिल्कुल इस बात की कदर करता हूं और इसलिए मैं जो है कुछ इंटरफेयर भी नहीं करूंगा, तुम इस धुन को जिस तरफ ले जाना चाहते हो ले जाओ जी। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा सईद कादरी साहब का, जिन्होंने उस गाने को नए लफ्ज दिए और नए शब्दों के द्वारा मैं कहूंगा कि उन्होंने एक नई जान दी उस गाने को। क्योंकि मैं उस वक्त उर्दू से इतना वाकिफ नहीं था क्योंकि मैं 19 साल का ही था। तो उन्होंने मुझे जो बैठकर काफी चीजें बताई जी। और फिर जब उन लफ्जों को लेकर मैं धुन पर जब बैठा तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि वो जिस तरह गया कि ऐसे जिंदा हुआ जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। अगर वो लम्हे की बात करें, मुझे वो बहुत पसंद आया जब जो मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया कि ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये मौसम कोई ना जाने, कहीं से ये खिजा आई गमों की धूप संग लाई, खफा हो गए हम जुदा हो गए हम, वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने, सी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। बस एक पल की बात करते हैं जी। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज्यादा ना कर पाई हो, लेकिन म्यूजिक और खासकर अगर तेरे बिन की बात करूं तो यूथ का उस समय नेशनल एंथम हो गया था, इतना ज्यादा हिट हुआ। क्या उम्मीद थी इस गाने को लेकर? जब मैं इन दोनों गाने पर काम कर रहा था, बोला में और जुदा होके भी, तो उस वक्त मुझे आतिफ जो है बहुत पसंद आया था एज अ वोकलिस्ट, और मैंने उससे उसी वक्त कह दिया था कि मैं अपनी तर्ज बनाऊंगा, उस पर तुमको जरूर गवाऊंगा। और जब मैंने तेरे बिन तैयार किया तो फिर आतिफ असलम को मैंने बुलाया और बस फिर वो जो कॉम्बिनेशन रहा हमारा काफी सक्सेसफुल रहा। और तेरे बिन जब आया, बल्कि हम देखेंगे कि तेरे बिन में जो है आतिफ असलम, क्योंकि जहर और कलयुग के बाद आतिफ असलम को क्रिटिसिज्म भी बहुत मिली, लेकिन तेरे बिन गाने के बाद लोगों ने उसको एज अ प्लेबैक सिंगर भी सीरियसली लिया जी। तो मैं इस बात का श्रेय उस धुन को ही देना चाहूंगा जी। और जिस तरीके से वो गाना आया और डायरेक्टर ऑनर लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी, तन्हा
नहीं बिन तेरे तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। उसके बाद आई अनवर, जी डिफरेंट फिल्म। फिर उस फिल्म के साथ वही हुआ, उस जी। फिल्म को बहुत ज्यादा लोगों ने भले ही ना देखा हो, लेकिन एक चीज जो लोग नजरअंदाज नहीं कर पाए वो थे उस फिल्म का म्यूजिक, जी गाने। फिर फिल्म को लेकर आप लकी साबित हुए, गाने एकदम डिफरेंट। जी। देखिए अनवर जो है वो मेरे लिए मैं कहूंगा कि बहुत खास फिल्म है, क्योंकि अनवर का जब म्यूजिक बाहर आया उस वक्त जो मुझे रिएक्शन लोगों का मिला है वो वाकई में मुझे भी बहुत सरप्राइज कर गया। मौला मेरे मौला जो गाना था, जब वो पहली बार लोगों ने सुना और जब ऑडियंस तक वो गाना पहुंचा, मैं कहूंगा एक सुनामी ऑफ रिएक्शंस मुझे उस वक्त मिला। जी। बहुत लोगों ने उस वक्त एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस किस्म का म्यूजिक भी हो सकता है, और लोगों ने, कुछ रिव्यूज ने कहा कि ए आर रहमान से भी बेहतर संगीत सुनने को मिला है। और मैं जो है उस पर हम्बल्ड जरूर फील किया, लेकिन मैं उसमें यही कहना चाहूंगा कि मैंने जब अनवर का म्यूजिक किया तो इस इरादे से नहीं किया कि मैं दिखा दूंगा लोगों की म्यूजिक क्या होता है या रहमान से भी बेटर हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक म्यूजिक को कभी कंपटीशन के तौर पे लिया नहीं है। मैंने फिर इसके मुताबिक वो जो है तर्ज बनाई, आंखें तेरी इतनी हंसी के इनका आशिक मैं बन गया हूं, मुझको बसा ले इनमें तो। और बस जो मेरी तालीम थी, मेरी सोच थी, जो मेरा इमेजिनेशन था, उसको मैंने अपने संगीत के थ्रू पेश किया। तो उससे ना लागे पिया सावे। लोगों ने जब उस गाने के लिए कहा कि हिंदुस्तानी संगीत, फिल्म संगीत की हिस्ट्री में अगर 5 गाने चुने जाएंगे तो उसमें ये गाना जरूर होगा। जी वाकई। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और वो 2 गाने मेरे लिए भी बहुत स्पेशल रहेंगे जिंदगी भर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो गाने हो जाए। कि इनका आशिक मैं बन गया हूं, मुझको बसा ले इनमें तू। मुझसे ये हर घड़ी मेरा दिल कहे, तुम ही हो उसकी आरज़ू। मुझसे ये हर घड़ी मेरे लब कहें, तेरी ही हो सब गुफ्तगू। इसी शौक का इम्तिहान जिंदगी है, मोहब्बत ना हो तो कहाँ जिंदगी है। तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। एक सफल म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर आप बॉलीवुड में आ ही चुके थे, उसके साथ साथ द ट्रेन से आपने सिंगिंग में भी कदम रखा जी, और लोगों ने उसको भी काफी पसंद किया। जी। इसके बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा मैं, जो मैं हर शुरुआत से कहता हूं कि मुझे हालात ने एक सिंगर बनाया, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूंगा। लेकिन उस वक्त मैंने गाना किया, सबसे पहले वो अजनबी, वो जो मेरा पहला डांस ट्रैक था, और मैंने उस गाने की धुन बनाई और डायरेक्टर्स को सुनाया, उनको बहुत ज्यादा पसंद आया जी। और मैंने उनसे कहा बस अब ये जो है ये बहुत ही, उस वक्त भी उस गाने का स्ट्रक्चर था बहुत ही अलग था। वो अजनबी जो देखे दूर से देखूं मैं उसको ही, उसको ही अब सब कुछ भूल के। धड़कन धड़कन या सांसों में, राते राते या ख्वाबों में, सब में वो ही तो है, ये बता दूं मैं उसे। शामे या सुबहों में, शामिल वो हर पल में, हर दम वो बातों में मेरे रही है कहीं वो। तो मैं सोचने लगा कि इस गाने के लिए गायक कौन होगा।
तो मैंने कहा वक्त कम है, तो मैंने खुद ही गा दिया, एक शूट मिक्स उनको दे दिया, और वो शूट मिक्स इतना उनको पसंद आ गया, सबको, इमरान को बहुत पसंद आ गया, उसने भी मुझसे कहा, और म्यूजिक टी सीरीज ने लिया, और भूषण कुमार साहब ने भी कहा कि नहीं मिथुन, ये आवाज तुम्हारी रहनी चाहिए। और उस फिल्म में एक और मैंने गाना गाया जिसका नाम है जिंदगी ने जिंदगी भर गम। ये डिफरेंट था, वो गाना डिफरेंट था और ये टोटली ये बहुत ही अलग था। तो बहुत कम लोग थे जो मेरे म्यूजिक से सही बैठ पाते थे, तो इसलिए उस वक्त मैंने खुद ही गाया वो गाना, और बस करते करते इवॉल्व हुआ हूं वहां से लेके मॉडर 2 तक। जिंदगी वो गाना हो जाए, बहुत ही जी उम्दा गाना था। जब तड़पता है कभी अपना कोई, खून के आंसू रुला दे बेबसी, जब मिली मुझको आंसू के वो तोहफे दे गई, हंस सके हम ऐसे मौके कम दिए, हंस सके हम ऐसे मौके कम दिए, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। बातें आपसे बहुत ही खूब हो रही हैं, संगीतमयी बातें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जरूर। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके एल्बम्स के बारे में भी बात होगी और फिल्मों की भी बात होगी। जरूर। दोस्तों, यहाँ बेहद ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर कम सिंगर मिथुन शर्मा से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।